हेलो दोस्तों, देवेन राइड के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज अपने ब्लॉग में दो दोस्त हैं, वो मेरे आ रहे हैं, दोनों क्लासमेट हैं और दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग जो बाइक है वो ओन कर रहे हैं। तो आज उनकी बाइक के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, जो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपनी बाइक से किस हद तक सेटिस्फाई है और क्या क्या उनको अपनी बाइक में डिसएडवांटेज हैं वो लगती हैं। साथ में अपनी बाइक के भी हम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि NS200 में मेरे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, कोई अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में और स्टे कनेक्टेड विद देवेन राइड्स। तो अभी हमारे पास हैं तीन अलग अलग बाइक हैं, तीनों अलग अलग अपनी सेगमेंट की किंग बाइक मानी जाती हैं ये आज के टाइम पे। जिसमें से फर्स्ट है अपने पास यामा की R15M जो लेटेस्ट बाइक है अभी की। दूसरी है जो मेरे वाली है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, येलो ब्यूटी NS200। और थर्ड है अपने पास डार्क नाइट एडिशन R15 V3 BS4। इसको ऑन करते हैं रिंकू से एक बार पूछते हैं कि बाइक के बारे में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और इनका इस बाइक को लेने का पर्पज़ क्या था। तो सिंपली आपसे पूछते हैं कि बाइक की एडवांटेज क्या क्या आपको अच्छी लगी बाइक में। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक की एडवांटेज वो ये है कि इस सेगमेंट में इतनी पावर किसी बाइक में नहीं है, इतने ज़्यादा फीचर लोडेड कोई और बाइक नहीं बना रही। और दूसरा ये है कि इसमें ड्यूल चैनल ABS है जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट है आजकल के यूथ के बच्चों के लिए। और दूसरा ये है कि इसकी माइलेज सबसे अच्छी है, मेंटेनेंस लो कॉस्ट करती है ये और इसकी जो बाइक है अपने पास यामा की जो V3 है आपके पास, इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या हैं अगर आप बताना चाहें तो। 4 साल के ओनरशिप में मेरे को डिसएडवांटेजेस यही लगे कि जो इसकी हेडलाइट है ना, नाइट विजिबिलिटी वो बहुत ही कम है। और जो पिलियन सीटिंग एरिया है ना वो अच्छा नहीं है। पिलियन राइडर जो है ना, थोड़ा लंबा जाना हो, जैसे 50-60 km जाना हो ना, तो उसमें पिलियन राइडर बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो पिलियन पे ड्राइवर जो बैठता है उसको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में पकड़े कहाँ से, कोई ग्रिप के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। हाँ, या तो वो सामने वाले को पकड़ेगा, फिर वो इस तरह से पकड़ेगा कि भाई सामने वाले के बिल्कुल ऊपर पड़ जाए थोड़े से हार्श ब्रेकिंग के टाइम पे। तो आप एक बार बता सकते हो कि पिलियन राइडर को बाइक पे कैसे बैठना चाहिए। रविंदर आपकी एक बार हेल्प कर देंगे। रविंदर एक बार आना। तो R15 पे सिंपल सिटिंग का पोस्चर होता है जिसमें सिंपली आप किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। तो वो आप कैसे बैठ पाएंगे वो एक बार आपको दिखा देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो बंदा पीछे बैठता है, पिलियन राइडर रहता है, उसको पता ही नहीं होता। वो क्या होता है कि वो कमर पकड़ता है। कैसे पकड़ता है एक बार दिखाना। कमर ऐसे कि लॉन्ग राइड के टाइम पे क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसके शोल्डर में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो बाइक को अगर पिलियन राइडर अगर बैठा है तो उसको कैसे बैठना चाहिए। ये सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, पैर उसके बिल्कुल ऐसे फ्रंट राइडर के बिल्कुल चिपका के और यहाँ हाथ टेके ऐसे, मतलब हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, पे टेक ले अगर आपको लंबा जाना है या वो है, वरना ऐसे पैर चिपका के ऐसे पकड़ ले, ऐसे यहाँ से। अगर बाइक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो नॉर्मल आप 50 to 70 km चला रहे हो ना, km/h की स्पीड में, तो यहाँ से पकड़ ले। मेन है ये रखें और अपना पोस्चर उसके ऊपर यूँ ना लगे, आराम से बैठे। यहाँ टैंक पैड पे हाथ रख ले अपने टैंक पे और फिर ऐसे बैठ जाए आराम से, ठीक है। ये सब बाइक पे कॉमन रहता है। R15M है 99% मैं इसको जो भी लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी बाइकों में जैसे आपकी NS में है पकड़ने के लिए है इस पे ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल्स हैं इस पे। हाँ, ये आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ यामा की R15 के लिए ही पॉसिबल है। मे भी लगभग सारी जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, हाँ, पल्सर RS200, ये मतलब यूँ लगा लो आपको लंबा जाना है और हाई स्पीडिंग करनी है तो ये पोस्चर सबसे बेस्ट है बैठने का। ठीक है, यहाँ से टाइट करो, टैंक पे अपने हाथ रख लो, ना तो आपको राइडर पे परेशान करोगे आप राइडर को, ना आप परेशान रहोगे। अब आपने जो बाइक ली है आपकी जो यामा R15 है V3 है, इसको आपने में भी शायद आपने जैसे मेरे को बताया था 2019 मॉडल है आपके पास। हाँ जी, 2019 मॉडल है ये। तो 4 साल में आपकी जो ओनरशिप है उससे रिगार्डिंग आपको अगर 10 में से मार्किंग करनी है तो कितनी मार्किंग आप इसके लिए करोगे। अगर आप इसका जो ये 2 डिसएडवांटेजेस मैंने अपनी तरफ से बताए और होंगे जिनको लगता होगा मेरे को 4 साल में सिर्फ ये 2 डिसएडवांटेज लगे, उनको हटा के अगर मैं इस बाइक की रेटिंग दूँ ना तो 10 out of 10 देना चाहूँगा मैं इस बाइक को।
और जो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से इसकी रेटिंग घट के आ जाती है 7.5 आउट ऑफ 10। चलिए ठीक है, एक बार रविंदर से बात करते हैं। उन्होंने भी R15 M उन्होंने परचेज़ की है, तो एक बार उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे रविंदर से। उन्होंने बाइक ली है यामाहा R1 M और वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में, तो इनसे बात करते हैं और इनकी सपोर्ट में थोड़ा हेल्प भी हम भी करेंगे। तो आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपने यामाहा R1 M ली परचेज़ की है, तो वो किस पर्पज़ से आपने परचेज़ की थी और इसमें क्या चीज़ आपको बेटर लगी। यामाहा R1 M और यामाहा R1 V3 में अपडेट हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट है, मेरे को भी पता है, बट आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम आपने परचेज़ किया था उस टाइम। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आप और बाइक चेक करना चाहें तो MT-15 भी आपके पास अगर ऑप्शन देखते तो वो भी आपके पास ऑप्शन था। नेकेड रहता है और RS 200 भी रहती है, अच्छी बाइक हैं दोनों ही दोनों। तो आपने इसी बाइक को परचेज़ करना है। और एक चीज़ और रहती है कि इस प्राइस रेंज में अगर आप देखो तो आपके पास एक और बेटर ऑप्शन रहता है कि आप KTM की कोई भी बाइक है वो परचेज़ कर सकते थे। RC 125 है, RC 200 है, लगभग इसी प्राइस रेंज में आ जाती है, क्योंकि ये अभी आ रही है 2,28,000 रुपये की। आपने जब इसको डाउन पेमेंट करके या जैसे भी आपने परचेज़ किया है, लेकिन इसी सेगमेंट में इसी प्राइस रेंज में आपको और भी बेटर बाइक्स मिल सकती थी। तो इसी बाइक को लेने का क्या पर्पज़ था आपका, बता सकते हैं? मैंने ये सबसे पहले तो ये बाइक ली थी कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम सबसे बढ़िया था। दूसरा, इसमें जो है स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी स्पोर्ट्स बाइक है। हाँ वो तो सब है, वो तो R5 के पर लिए देता सबसे है। बेस्ट है। और इसका जो है इसमें अपसाइड डाउन जो है फोक्स हैं, इसका जो मीटर सिस्टम है हाँ। वो सबसे अच्छा है, लुक वाइज सबसे बढ़िया है। इसके बाद जो है इसका जो एप्लीकेशन है, जो ब्लूटूथ कनेक्शन है, और आप मतलब फ़ोन से कनेक्टिविटी अगर आप चेक फ़ोन करते से हैं इसमें सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी पता चल जाएगा कि अगर मान लो आपकी बाइक चोरी होती है या कहीं चली जाती है तो हम फ़ोन से मतलब check आप कर अगर सकते बाइक के आसपास नहीं है और हाँ। बाइक में कोई स्विच कोई- वगैरह लगाए या हाँ। तोड़ने की कोशिश करे हैं। कोई हरकत तो उसका होती अलर्ट तो है, वो हमें फ़ोन से कनेक्ट मिल जाएगी, कनेक्टिविटी कि हाँ, रहती है। कि इसमें ये प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। और आपको बता दूं यामाहा R1 जो M है उसमें एक और चीज़ है, मैं भी ये बाइक लेना चाह रहा हूँ। इन फ्यूचर कभी अगर प्लान होता है तो मैं भी इसी बाइक को चूज़ करूँगा। उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहूँगा। इसमें सबसे बेटर है मेरे को लगा, अपसाइड डाउन फोक्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और एक पहले से रिफाइंड इंजन है, बट थोड़ा पावर लेस हो गई है, वो इशू नहीं है, बट लुक्स इसका नेक्स्ट लेवल है। आप अगर देखना चाहो तो इसका जो लुक है वो यामाहा R1 से सिमिलर है बहुत ज़्यादा हद तक, एक हद तक। और एक प्रॉब्लम इसमें आती थी कि लाइटिंग का इशू आता था, बट यामाहा ने जब आपका फीडबैक आप ले देते हो यामाहा के ऊपर कि बाइक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये डिसएडवांटेज ये एडवांटेज है, यामाहा उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटर करती है। मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना ये चीज़, तो इस चीज़ को भी अगर यामाहा अगर चेक करेगी और मैं कोई पॉइंट आउट करता हूँ तो यामाहा का उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। एक इसका बेटर मेरे को पॉइंट ये लगता है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, यामाहा के पार्ट्स आते हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप किसी सर्विस सेंटर पे आप जाओ, यामाहा के किसी भी स्टोर पे आप जाओ, अगर बाइक में कोई इशू है, आपको कोई बॉडी पार्ट आपको बाइक का चाहिए, वो भी इजीली अवेलेबल आपका करा देते हैं। चलिए अभी मैं आपको अपनी बाइक के बारे में बताता हूँ, जो मैंने ओन की थी अभी 6 महीने पहले ही। चलिए मिलते हैं या NS 200 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हम अब दीपक भाई से पूछते हैं कि इनका क्या मोटिव था इस बाइक को लेने के पीछे। तो क्या हाल है भाई दीपक? बढ़िया है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और आपने जो देवन राइड्स के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं उसके लिए भी थैंक यू आप सभी का। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके साथ शेयर करता हूँ, पहली स्पोर्ट्स बाइक है ये मेरी। और इसको पीछे जो लेने का पर्पज़ था मेरा बेसिकली यही था कि मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करना था। पैशन नहीं था, वो ड्रीम था मेरा कि अगर चैनल चलता है तो भी बेटर है, अगर नहीं चलता है तो मन में ये रहेगी कि एक बार मैंने कोशिश की थी। सेकंड चीज़, बाइक को लेने का पर्पज़ यही था कि लॉन्ग राइड्स पे हम जाते हैं जिस टाइम पे, आप रिंकू अच्छे से जी समझ पाएंगे
लॉन्ग राइड्स पे हम जाते हैं, जो पल्सर 150 है, NS 200 है, लेकिन अगर पल्सर को देखो आप तो पल्सर की बाइक में में भी शायद NS 200 जिस टाइम लॉन्च हुई थी इससे बेस्ट बाइक कोई थी नहीं, ठीक है। उसके बाद RS 200 भी है, सेम कंटेंट चीज़ है, वो फेयरिंग में है, ये अनफेयरिंग में है। मेरे का पर्पज़ सिंपल था, मैंने और रिंकू ने दोनों ने एक साथ प्लान किया था कि हम मोटो व्लॉगिंग्स भी करेंगे, हम राइड्स भी शेयर करेंगे, हमें ट्रिप भी करनी है। तो R15 तो मेरे पास है, मैं अगर मेरे को नीड है, अगर मेरे को R15 चलानी है और मेरा मन कर रहा है R15 चलाने के लिए, तो मैं रिंकू के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर रिंकू का मन करता है तो NS यूज़ कर सकता है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास 2 टॉप नॉच की जो बाइक होती है 200 से 150 सीसी में, दोनों बाइक हमारे पास हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जिस टाइम पे मैंने बाइक ली थी, ये सेकंड हैंड बाइक है बेसिकली, और मैंने बाइक जिस टाइम ली थी तो मेरे को इसका जो प्राइस था वो जेन्युइन मिल गया, क्योंकि एक मेरे जो ब्रदर थे उनके पास ये बाइक खड़ी थी और उन्होंने इसको यूज़ किया नहीं। वो थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक चलाते टाइम थोड़ा घबराते थे। अभी वो दिल्ली पुलिस में सर्विस पे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, इसका कलर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट वो कलर लगता है NS 200 में। अभी सिंपल चीज़ बताऊं तो 2020 के बाद ये कलर है जो यहाँ बजाज ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। और आपके पास यूनिक बाइक हो तो लोग जब मुड़ के देखते हैं तो मन को भी अच्छा लगता है कि अपने पास एक यूनिक कलर में अलग एक बाइक है अपने पास। दूसरा, बजाज पल्सर में मेरे को चीज़ अच्छी लगती है इसका अंडर बेली एग्जॉस्ट, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक का जो फील होता है वो आपको मिलता है इसके अंदर। आप जब इसको चलाते हो, थ्रोटल देते हो, तो सामने वाला बंदा मुड़ के देखता है कि कौन सी बाइक है वो आपके पास से क्रॉस हुई है। एक बार दीपक थ्रोटल देना एक बार। मैं इसकी आपको सुना देता हूँ आवाज़। इसमें ट्रिपल स्पार्क इंजन है ये। ओके, बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ है भाई इसकी तो यार। और इसका मेरे को डिसएडवांटेज पूरी बाइक में एक ही लगता है कि इसके जो चेन पॉकेट है वो मे भी शायद पल्सर की हर एक बाइक में है। डोमिनार का मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, डोमिनार कभी यूज़ ही नहीं की, ना मैंने कभी चला के उसको देखा है। बट बजाज की के जो भी पल्सर मैंने बाइक अभी तक देखी है, सबके चेन पॉकेट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। यामा की आप बाइक चला लो, आप R15 चला लो, FZ चला लो, होंडा की कोई भी बाइक चला लो, पता नहीं वो कैसे बाइक बिल्ड करते हैं, बट उनके चेन पॉकेट से कभी भी मेरे को नॉइज़ नहीं सुनाई देती। इसका बार बार लुब्रिकेट करना पड़ता है, हर एक 1000 किलोमीटर के बाद इसकी चेन लुब्रिकेट करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है। डस्ट उन बाइक में भी जाती है पर आवाज़ इसमें ज़्यादा होती है, तो बजाज को इस पे भी काम करना चाहिए। सेकंड, ऐसा नहीं है कि बजाज उसका रिस्पॉन्स ले नहीं रहा है। अभी जैसे बजाज की जो पल्सर NS 200 है, आपने हाल में वीडियोस में भी चेक कर लिया होगा, शोरूम अगर विजिट करो तो भी आपने देख लिया होगा। इसमें एक इशू था कि इसमें सिर्फ फ्रंट का ABS आता था, लेकिन अभी इसमें दोनों तरह जो होते हैं ड्यूल चैनल ABS और अपसाइड डाउन फोक्स हैं और गियर इंडिकेशन, ये सब उसमें मिल गया। और एक आता है साइड स्टैंड किल स्विच, वो भी उसमें ये बजाज ने है वो ऐड कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बजाज रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, बट बजाज को इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि आप जो बाइक निकाल रहे हो उसके चेन पॉकेट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहती है। तो यही था मेरे बाइक के बारे में फीडबैक।